हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। मैं आपका दोस्त सुमेर कछावा आज आपको एक बार फिर से ये बताने के लिए आया हूँ कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और आजकल जब से ये सिलेबस आया है लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डाउट है कि इस प्रकार का सिलेबस क्यों दिया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि ये सबसे इजी सिलेबस है। ठीक है ना। शायद मेरी बातों को आपको हंसी आ रही होगी कि सर ये इजी कैसे हो सकता है। बिल्कुल, मैंने इस सिलेबस को बिल्कुल पूरा स्टडी किया। पिछले 10 दिन से मैंने इस सिलेबस को पूरा देखा, अच्छी तरह से समझा क्या है इसके अंदर, कौन सा टॉपिक कितना गहरा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने देखी और मुझे लगा इस सिलेबस के अंदर ऐसा डाउट, ऐसे कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। आप सब ये जानकर खुश होंगे कि आज से राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जो नवीनतम सिलेबस है हम इसी चैनल पर लाइव शुरू करने वाले हैं आपके लिए। बिल्कुल आज से हम जो है यूनिट वाइज, यूनिट के अंदर टॉपिक वाइज जो है एक एक टॉपिक वाइज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथियों, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट आप जरूर कीजिए। आपके कमेंट से हमें बिल्कुल प्रेरणा मिलती है, हम प्रेरित होकर और अच्छा काम करना चाहते हैं आपके लिए। तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई मेरे जो दोस्त जो हैं जो पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज से इस चैनल को देखना शुरू कर दीजिए। आज से हम यूनिट वाइज और यूनिट के अंदर टॉपिक वाइज हम जो हर एक टॉपिक के बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। ठीक है। तो आइए हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं। सबसे पहले आज हम क्या शुरू कर रहे हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो भी विद्यार्थी मेरे इस टॉपिक को आप समझने की कोशिश करोगे, या जो भी आप जो विद्यार्थी मेरे इस टॉपिक को आप देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले सफल होने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आपके पास पेन और रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ आप नोट्स भी बनाइए, लिखिए। वैसे आप एक बार देखोगे वीडियो, आप सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा और हर एक टॉपिक में से आपको इतना अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए और शुरुआत करते हैं अपन आज जो हमारा जो नवीनतम जो सिलेबस है। और जो भी और लाइब्रेरी साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी PDF, क्वालिटी टेस्ट सीरीज, जो भी अगर आप चाहते हो, लेना चाहते हो या प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जरूर ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। चलिए अपन पॉइंट पे आते हैं, आप शुरू कीजिए। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022, जो भी हमारा ये राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो भर्ती परीक्षा है, इसका जो नया सिलेबस आया है, और अभी भी लोगों के अंदर दिमाग में है एक गलत फहमी है कि सिलेबस चेंज होगा। सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जो होना था हो जाता, अब कुछ नहीं होने वाला है। ये सिलेबस रहेगा, उसके अंदर कुछ त्रुटियां, कुछ एरर्स है, वो उस एरर को जो है संशोधित कर देंगे। सिलेबस यही रहेगा, ये बता दूं मैं आपको। और जो भी मेरे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपके पास पेन और रजिस्टर हाथ में होना चाहिए। और जो भी मेरे दोस्त जो लाइब्रेरी में बैठे हैं, जो भी प्राइवेट लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, बिल्कुल आप पेन और रजिस्टर जो है, या घर पे बैठे, पेन और रजिस्टर आपके हाथ में होना चाहिए। आपके सिलेक्शन का सबसे पहला हथियार पेन और रजिस्टर आपके टेबल के पास होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे इस टॉपिक से कभी बिल्कुल जो है बोर नहीं होंगे, आपको हर एक चीज आपको बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट 1। बिल्कुल आज हम जो है पहले यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। पहली यूनिट हमारे अंदर, उसके अंदर कितने टॉपिक बन सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है, ध्यान रखना, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान जगत। ठीक है। ज्ञान जगत क्या है, ज्ञान जगत की परिभाषा क्या है, ज्ञान जगत जो है उसका यूज, उसका जो है इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ता है ज्ञान जगत की संरचना। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना। तो पहला टॉपिक तो हो गया ये, और स्ट्रक्चर ये दूसरा टॉपिक बनेगा इस यूनिट में से।
तीसरा टॉपिक बनेगा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है विशेषता, ज्ञान जगत की क्या विशेषता है, एट्रीब्यूट्स। ये कौन सा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, ध्यान रखना। चौथा टॉपिक बनेगा आपका मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण विधियां, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, विषय निर्माण विधियां। ये आपका चौथा टॉपिक इसमें बनेगा। पांचवा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विषय के प्रकार, विषय के प्रकार। ये आपका जो है इसमें पांचवा टॉपिक बनेगा। और लास्ट और अंतिम टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स एज मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है चित्रांकन इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे डीडीसी है, जैसे सीसी है, जैसे एलसीसी है, जैसे ईसी है, जैसे एससी है, ठीक है ना। और भी जो भी है, डीडीसी का मतलब डेसिमल डिवे क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन, एलसीसी मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो भी है, इनको किस तरीके से हमने मैपिंग कर सकते हैं, इनको उनके मेन वर्क को हम कैसे बांट सकते हैं, जो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका कौन सा टॉपिक है, छठा टॉपिक है। तो पहले तो आप समझिए सिलेबस को, आपने समझिए पहले सिलेबस को। आप कई लोग क्या करते हैं, बिना सिलेबस पढ़े ही शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं आपको बिल्कुल यूनिट वाइज और यूनिट में से प्रत्येक टॉपिक को हम निकाला। तो इस सिलेबस के अंदर जो पहली यूनिट हम शुरू करें, इस यूनिट के अंदर 6 टॉपिक बने। पहला टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं संरचना, ज्ञान जगत की संरचना। तीसरा है एट्रीब्यूट्स, विशेषता, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण विधियां, ठीक है। पांचवा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विषय के प्रकार। और छठा टाइप है ये जो है मैपिंग इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, अलग अलग वर्गीकरण पद्धतियों में किस तरीके से हम उनको चित्रांकित कर सकते हैं, उसके बारे में। तो पहली यूनिट में टोटल कितना टॉपिक है, 6 टॉपिक है। और 6 टॉपिक को हम अलग अलग वीडियो में, अलग अलग क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उस टॉपिक की जो है थ्योरी पढ़ेंगे। जैसा किताबों के अंदर भी ऐसी थ्योरी नहीं है, वैसे बिल्कुल स्पष्ट थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद उसके हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के बाद लास्ट में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो बिल्कुल एज इट आपके परीक्षा के अंदर आने वाला है। मैं आप आज बता रहा हूं, मैं आपको ये लिख के ले लो। इस यूनिट के अंदर, जो पहली यूनिट के अंदर जो है आपके एग्जाम के अंदर 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप देख लीजिए, आपके पहली यूनिट में 6 टॉपिक है। कितने टॉपिक है, 6। मैंने बता दिया आपको 6 टॉपिक है। तो हर एक टॉपिक में से कम 2 सवाल तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा सवाल किससे बनेगा, इसमें विषय निर्माण विधियां। विषय निर्माण विधियों में से कम 5 सवाल बनेंगे, ठीक है। तो 5 यूनिट तो वो हो गई, और छठी यूनिट ये है, तो 5 दूनी 10 सवाल तो वो, और 5 इसमें से करीबन 12 से 15 सवाल पहली यूनिट में से बनने वाले हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, उसकी वजह से ये कह रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल सबसे इजी सिलेबस है, आपको बस डेली आपको इसको समझना है। तो मैंने क्या कहा था आपको, हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। यूनिट में 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक को हम अलग अलग रूप से पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। तो हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे और अपन जो है बिल्कुल टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक होना चाहिए यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत होना चाहिए। लेकिन मैं आप माफ़ी चाहता हूँ कि इसका मेरे पास अभी कोई जो है उसकी क्या कह सकते हैं, किसी टाइप नहीं हुआ था मैटर, इसलिए अभी जो हम आज शुरू कर रहे हैं, पहला टॉपिक जो है डिफरेंट ऑफ टाइप्स, विषय के प्रकार। इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, कि विषय कितने प्रकार के होते हैं, विषय क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, नया सिलेबस के अनुसार जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आज हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विषय के प्रकार, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं जो है अगला अपना टॉपिक, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। और एक चीज ध्यान रखना, पहला यूनिट एक ऐसा है, इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, ठीक है ना। परिभाषा के 15 सवाल बता रहा हूं मैं। इस यूनिट में से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 2 या 3 सवाल तो डेफिनेशन पूछी जाएगी, परिभाषा पूछी जाएगी,
कि वास्तव में इसकी क्या डेफिनेशन, इसकी क्या परिभाषा है। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, जो जो परिभाषा डेफिनेशन बता रहा हूँ आप उसको शांति से पढ़िए, समझिए, देखिए, ठीक है। और इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसके बाद आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चला कि आप बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे या नहीं ले रहे। बिल्कुल आराम से, अच्छे मूड से, आनंद होकर इस टॉपिक को पढ़िए और एक एक चीज आपको मैं जो टिप्स पे याद करा दूंगा आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले है नोट में ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, विषय पढ़ रहे हैं। तो विषय की परिभाषा क्या है, विषय होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की विशेष जो है परिभाषा क्या है। तो विषय की परिभाषा क्या है कि ज्ञान का सुव्यवस्थित और संगठित स्वरूप विषय कहलाता है। हम ज्ञान जगत अभी जो है हमने ज्ञान जगत शुरू करना था, लेकिन उसकी पीडीएफ बनी नहीं थी, टाइपिंग हुआ नहीं था मैटर। अगले वीडियो में हम ज्ञान जगत पढ़ेंगे। तो ज्ञान जगत की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहले विचार। आदमी जो मनुष्य है सबसे पहले चिंतन करता है विचार, विचार से क्या बनता है ज्ञान, ज्ञान से क्या बनता है विषय बनता है। तो ध्यान रखना, ज्ञान का सुव्यवस्थित और संगठित स्वरूप हमेशा क्या कहलाता है, विषय कहलाता है। ये परिभाषा पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर कि ज्ञान का सुव्यवस्थित और संगठित स्वरूप क्या कहलाता है भाई, ये विषय कहलाता है। एक सवाल तो यही बन गया, आपको रट लेना अच्छी तरीके से, डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, सारी से सिंपल से ज्ञान का जो व्यवस्थित रूप है या संगठित रूप स्वरूप जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है विषय कितने प्रकार के होते हैं, यही हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। यूनिट 1 में यही टॉपिक दिया हुआ सिलेबस के अंदर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। विषय कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं विषय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। पहला प्रकार का है BS, BS का मतलब होता है बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है CS, CS का मतलब होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। और तीसरा होता है CS, CS का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। दोस्तों मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो भी लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप सफल होना चाहते हो, मेरी तरह आपका जो सिलेक्शन, मेरी तरह आप भी सफल होना चाहते हो या सिलेक्टेड होना चाहते हो, तो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो भी लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, सबसे पहले ये कोशिश करो आप उस वर्ड को इंग्लिश में याद करने की कोशिश कीजिए। किसमें, इंग्लिश में, ध्यान रखना। तो हम पढ़ रहे थे कि विषय 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया भाई, पहला विषय होता है बेसिक सब्जेक्ट। अब देखो, बेसिक सब्जेक्ट को मौलिक विषय भी कहते हैं और साधारण विषय भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक का मतलब होता है मौलिक भी होता है और साधारण भी होता है, तो आपको ध्यान रखना बेसिक। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, बेसिक सब्जेक्ट कहते किसे, आखिरकार इसको मौलिक या साधारण क्यों कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा ध्यान रखना कि जिन विषय में केवल एक मूलभूत विषय होता है, मूलभूत का मतलब भी क्या होता है, बेसिक ही होता है, ध्यान रखना। साधारण का मतलब भी बेसिक, मौलिक का मतलब भी बेसिक होता है। सिंपल सी परिभाषा है कि जिन विषयों में केवल मूलभूत विषय ही रहता, केवल बेसिक सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ही रहता है, उसको क्या कहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट। एक दूसरी परिभाषा बताऊं कि मौलिक विषय वह विषय होता है जिसमें किसी एक ज्ञान का संग्रह होता है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, वह विषय, इसके अलावा एक और परिभाषा बता दो, वह विषय जिसमें एक ज्ञान का संग्रह रहता है और उस पर दूसरे विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वह विषय जिसमें एक ही ज्ञान का संग्रह रहता, सिर्फ एक ही ज्ञान होना चाहिए, एक ही चीज होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक। लेकिन उस पर किसी दूसरे विषय का प्रभाव नहीं होना चाहिए या किसी दूसरे बेसिक का भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, दूसरे आइसोलेट एकल का भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो वह विषय जिसमें एक ही ज्ञान का जो है, जिस विषय में एक ज्ञान का संग्रह रहता है। एक और भी परिभाषा लिख सकते हैं आप कि भाई जिस विषय में एक ज्ञान का संग्रह रहता है, किसका भाई, एक ज्ञान का संग्रह रहता है, जिस विषय में एक ही ज्ञान का संग्रह रहता है और उस पर किसी दूसरे विषय का प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या कहलाता है, बेसिक सब्जेक्ट कहलाता है। और जो अंग्रेज का मतलब होता है, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, तो वहां पर आपके लिए इंग्लिश में, क्योंकि वैसे पेपर दोनों मीडियम में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, तो अंग्रेजों के लिए क्या मतलब, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए वहां पर डेफिनेशन में यह लिखा आएगा, ए सब्जेक्ट विदाउट एनी आइसोलेट, एक ऐसा विषय
जिसमें किसी प्रकार का आइसोलेट का प्रयोग नहीं होता। आइसोलेट का मतलब होता है एकल, एकल का मतलब होता है आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार। जिस विषय में किसी प्रकार का विचार का, जिस विषय के साथ कोई विचार नहीं आता है, कोई एकल कोई आइसोलेट का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ केवल जिस विषय में एक ही ज्ञान का संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? बेसिक सब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स, फिजिक्स को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। तो केवल फिजिक्स एक अलग ही सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स किसका उदाहरण है? बेसिक का। केमिस्ट्री केवल एक ही सब्जेक्ट है, बायोलॉजी एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी साइंस ये भी एक ही सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो, जिसमें एक ही मूलभूत विषय रहता है, वो हमेशा बेसिक सब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर सवाल क्या बनेगा? एक तो परिभाषा बनेगी कि जिस विषय में केवल एक ही मूलभूत विषय रहता है, या फिर उस पर किसी दूसरे विषय का प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर जिस विषय में केवल एक ज्ञान का संग्रह होता है, वो हमेशा क्या कहता है भाई? बेसिक सब्जेक्ट कहलाता है। और ये आपके एग्जाम्पल हो गए। वह सवाल पूछा जा सकता है कि फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान किस प्रकार का विषय है? तो 3 ऑप्शन देंगे, बेसिक है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बेसिक सब्जेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से सवाल बनेगा, एक तो इसकी परिभाषा का और एक इसका एग्जाम्पल का। समझ में आ गया होगा? आगे देखिए अपन, फिर हम बात करते हैं दूसरा कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड को ध्यान रखना, उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त या यौगिक विषय भी कहते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जहां तक हो सके इंग्लिश में वर्ड याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको कंपाउंड का मीनिंग तो आपको पता है, आपने तो कहीं पढ़ा है, खाली संयुक्त ही पढ़ा है। कैसे कंपाउंड का मतलब संयुक्त विषय होता है, लेकिन परीक्षा में अगर यौगिक आ गया ना, इट विल यू कंफ्यूज, इट विल मेक यू कंफ्यूज, आपको ये कंफ्यूज करेगा। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि उसको इंग्लिश में वर्ड को याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है, ध्यान दीजिए कि जिन विषयों में मूलभूत विषय के साथ, देखिए भाई ये आ गया मूलभूत विषय, मूलभूत विषय का मतलब होता है बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है ना। जिन विषयों में मूलभूत विषय के साथ साथ, मूलभूत विषय के साथ साथ अर्थात बेसिक सब्जेक्ट के साथ साथ एक अथवा एक से अधिक एकल का मतलब होता है आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब होता है आइडिया, ठीक है ना। तो आइसोलेट का हिंदी मीनिंग होता है एकल। आइसोलेट क्या होता है कि एन आइडिया विच कैन गो विद द बेसिक सब्जेक्ट, एक ऐसा विचार जो बेसिक सब्जेक्ट के साथ हमेशा रहता है, ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं? आइसोलेट, ठीक है ना। और विचार भी होते हैं, ध्यान रखना। इसकी सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बता दूं कि व्हेन ए बेसिक सब्जेक्ट कंबाइंस विद एन आइसोलेट, जब किसी बेसिक सब्जेक्ट के साथ जब एक आइसोलेट होता है, एक एकल या एक विचार होता है, वो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। समझ आ गया? हमने पहले क्या पढ़ा था? बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट में किसी प्रकार का आइसोलेट नहीं होता, ए सब्जेक्ट विदाउट एनी आइसोलेट, बिना कोई एकल, ठीक है ना। एक जो बेसिक सब्जेक्ट होता है जिसमें किसी एकल नहीं होता तो वो बेसिक हो गया। लेकिन जब बेसिक सब्जेक्ट, परिभाषा समझिए, जब बेसिक सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? आइसोलेट होगा, एकल होगा, तो वो हमेशा क्या होगा? कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना, इसकी परिभाषा याद कर लेना कि जिन मूलभूत विषय के साथ एक या एक से अधिक एकल होता है या एकल या विचार होता है, तो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और इस परिभाषा को समझने के लिए समझिए, बेसिक प्लस आइसोलेट बराबर कंपाउंड सेंटेंस। मूलभूत विषय के साथ एक एकल होना ही कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और एग्जांपल देखिए, जैसे शिक्षा, तो शिक्षा तो क्या हो गया? बेसिक सब्जेक्ट हो गया। और प्रोड क्या हो गया? आइसोलेट हो गया। तो बेसिक सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट क्या बन गया? प्रौढ़ शिक्षा। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट। मनोविज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइकोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? साइकोलॉजी। बाल का मतलब क्या होता है? चाइल्ड, ठीक है। तो साइकोलॉजी पता है सब्जेक्ट होता है नहीं होता, ठीक है। और बाल, यहाँ पर चाइल्ड क्या है? ये आइसोलेट है। तो मनोविज्ञान प्लस बाल से क्या बना है भाई? बाल मनोविज्ञान, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या है? बेसिक सब्जेक्ट के साथ आइसोलेट होना चाहिए। तो बेसिक सब्जेक्ट तो मनोविज्ञान हो गया, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है। उसके साथ बाल का मतलब चाइल्ड, ये क्या है? आइसोलेट है। तो मनोविज्ञान प्लस बाल से क्या बना? बाल मनोविज्ञान। तो वहां पर सवाल आएगा
कि चाइल्ड साइकोलॉजी अर्थात बाल मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय है। तो ये किस प्रकार का विषय, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, वहां पर ध्यान रखना। जैसे इतिहास प्लस भारतीय, इतिहास क्या हो गया, बेसिक सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ भारतीय ये क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। तो इससे क्या बना भाई, भारतीय इतिहास, मतलब हिस्ट्री प्लस इंडियन, हिस्ट्री तो हो गया सब्जेक्ट, इंडियन हो गया आपका आइसोलेट, तो इससे क्या बना, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री किसका उदाहरण है, कंपाउंड सब्जेक्ट का है। साहित्य, वेरी गुड, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, साहित्य को बेसिक सब्जेक्ट माना, ठीक है ना, क्योंकि उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य, इंग्लिश साहित्य, ठीक है ना, इसे लिटरेचर कहते हैं, ठीक है, इसको लिटरेचर प्लस इंग्लिश, अंग्रेजी को यहाँ पर क्या माना इन्होंने, आइसोलेट है, ध्यान रखना। साहित्य सब्जेक्ट है और इंग्लिश क्या है, आइसोलेट है, इसलिए क्या बना भाई, अंग्रेजी साहित्य। तो जब बेसिक के साथ आइसोलेट आता है तो वो हमेशा क्या बन जाता है भाई, कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें दो सवाल बनेंगे, पहले तो परिभाषा पूछ लेंगे कि जिन मूलभूत विषय के साथ एक या एक से अधिक आइसोलेट या एकल का प्रयोग होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा पूछेंगे आपको भाई चाइल्ड साइकोलॉजी किसका उदाहरण है, ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री किसका उदाहरण है और इंग्लिश लिटरेचर किसका उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट के हैं। एक ये भी आजकल सारे किताबों के अंदर ये एक उदाहरण चलता है कि एग्रीकल्चर फॉर व्हीट। तो ये वहाँ पर सवाल आ सकता है कि इसका सवाल क्या बनेगा, इसके ऊपर दो सवाल बनेंगे। पहले सवाल बनेगा कि एग्रीकल्चर फॉर व्हीट ये किस प्रकार का विषय है। तो ये बेसिक सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, खाली अगर एग्रीकल्चर होता तो ये बेसिक सब्जेक्ट होता, लेकिन एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट मतलब गेहूं की खेती, किसकी खेती भाई, गेहूं की खेती। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर तो हो गया बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है, और व्हीट क्या हो गया, ये आइसोलेट हो गया। तो जब बेसिक के साथ आइसोलेट दिया जाता है, मूलभूत विषय के साथ जब एकल दिया जाता है तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। तो ये एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट किसका उदाहरण है, कंपाउंड सब्जेक्ट का उदाहरण है। एक ये बन गया, एक सवाल बनेगा कि एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट में से बेसिक सब्जेक्ट कौन सा, दे दिया वहां पर कि भाई एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट है, जो ये जो वर्ड है इसमें से बेसिक सब्जेक्ट कौन सा, तो बेसिक सब्जेक्ट कौन सा, ये एग्रीकल्चर बेसिक सब्जेक्ट है, और व्हीट क्या है भाई, आइसोलेट है, एकल है, ध्यान रखना। ऐसा भी पूछ सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट में से बेसिक सब्जेक्ट कौन सा है, तो एग्रीकल्चर है, ध्यान रखना। वहां पर इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं आगे तीसरा जो सेंटेंस के सब्जेक्ट, तीसरा जो सब्जेक्ट है आपके जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में मिश्रित या जटिल विषय कहते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इंग्लिश में याद कर लेना, वहां पर मिश्रित आप पढ़ के जाओगे ना, मिश्रित की जगह जटिल आ गया तो मिश्रित और जटिल में आपको हिंदी में कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए आपको इंग्लिश में रट लेना है भाई, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तीन ही तो सब्जेक्ट है, बेसिक पढ़ लिया हमने, कॉम्प्लेक्स भी कंपाउंड पढ़ लिया, हम तीसरा कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक मौलिक विषय मतलब समझ गए आपको, मैंने क्या कहा, मौलिक का मतलब होता है बेसिक सब्जेक्ट। जब दो या दो से अधिक मौलिक विषय मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं, मतलब बेसिक सब्जेक्ट प्लस बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है ना। खाली मूलभूत विषय तो बेसिक सब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन दो या दो से अधिक तो बेसिक सब्जेक्ट के साथ फिर से एक बेसिक सब्जेक्ट बनेगा, और दोनों से मिलकर जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएगा, ध्यान रखना। कंपाउंड में क्या था, बेसिक सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट था, मूलभूत विषय के साथ एकल था तो वो कंपाउंड था। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, ध्यान रखना, बेसिक सब्जेक्ट प्लस बराबर कॉम्प्लेक्स जो है सब्जेक्ट है। इसकी परिभाषा भी याद कर लेना, ध्यान रखना। जब दो या दो से अधिक मौलिक विषय ही आपस में मिलकर, दोनों मौलिक विषय मिलकर एक नए विषय का निर्माण करेंगे, वो हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होगा। जैसे बायोलॉजी, जीव विज्ञान प्लस केमिस्ट्री, दोनों क्या है, ये भी बेसिक सब्जेक्ट है, ये भी बेसिक सब्जेक्ट है, दोनों मिलकर क्या बना, बायो केमिस्ट्री। ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी अलग बेसिक सब्जेक्ट है, ये भी बेसिक सब्जेक्ट है, तो जियोपॉलिटिक्स बन गया, तो ये क्या हो गया, किसका उदाहरण हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का। एस्ट्रोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, तो ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री बन गया।
तो ये भी बेसिक सब्जेक्ट है आपका, ये भी बेसिक सब्जेक्ट है आपका। बेसिक प्लस बेसिक मिलकर एक मूलभूत विषय के साथ दूसरा मूलभूत विषय मिलकर एक नया सब्जेक्ट बन जाता है, एक नए विषय का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। कई बार ऐसे उदाहरण भी आ जाते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, ठीक है ना। तो भाई पुस्तकालय विज्ञान क्या है, बेसिक सब्जेक्ट है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, बेसिक सब्जेक्ट है। जब बेसिक प्लस बेसिक सब्जेक्ट है उसका प्रभाव पूछ रहे हैं तो ये किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में ही आएगा। शिक्षा और मनोविज्ञान में अंतर, तो शिक्षा भी बेसिक सब्जेक्ट है और मनोविज्ञान भी बेसिक सब्जेक्ट है। तो जब दो या दो से अधिक जब बेसिक सब्जेक्ट मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको। ठीक है ना, बिल्कुल एक एक चीज मैंने आपको लिखा दी, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा दी, इससे बाहर कोई सवाल नहीं बनेगा आपका। सवाल या तो बनेगी परिभाषा तीनों की, बेसिक की परिभाषा, कंपाउंड की परिभाषा या कॉम्प्लेक्स की, या इनका एग्जाम्पल वह दे देंगे। एस्ट्रोलॉजी किस विषय का उदाहरण है, ए बेसिक सब्जेक्ट, बी कंपाउंड सब्जेक्ट, सी कॉम्प्लेक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स ध्यान रखना, एस्ट्रोफिजिक्स कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का उदाहरण है, क्योंकि ये दो मूलभूत विषय से मिलकर बना है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एक तो एस्ट्रोलॉजी प्लस केमिस्ट्री से मिलकर बना हुआ है। समझ आ गया भाई आपको, ध्यान दीजिए आगे तीनों प्रकार के। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक टॉपिक खत्म हो गया, समझ लीजिए आप। बिल्कुल ये यूनिट 1 का एक टॉपिक, यूनिट 1 के अंदर 6 टॉपिक थे, मैंने आपको बता दिए थे। उसमें से पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, दिया हुआ है आपके यूनिट 1 में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल आपको थ्योरी के साथ विद परिभाषा के साथ, बिल्कुल आपको इस टॉपिक में इसके अलावा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, बिल्कुल आप रजिस्टर में उतार लीजिए आप। अब हम जो है इस टॉपिक थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिल्कुल एज इट परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है, ये एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, ये सवाल बिल्कुल मैंने खुद अपने बनाए, अपने जो है हाथों से बनाए, नोट्स बनाए, बिल्कुल मेरे अपने हाथों के द्वारा नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये एक टॉपिक खत्म होने तो इस हर एक टॉपिक की मेरे पास पीडीएफ है और पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी आराम से। पीडीएफ सारे जो है, अभी तो पहले सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं जो परीक्षा में आने लगे। सवाल क्या आएगा परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय का प्रकार नहीं है, ध्यान रखना ऐसा सवाल आएगा वहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय का प्रकार नहीं है। तो आपको पता है विषय के 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट बिल्कुल है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ये भी है, कंपाउंड सब्जेक्ट ये भी है। ठीक है ना, और ये कौन सा है, डायनेमिक सब्जेक्ट, ये तो होता ही नहीं है कोई, क्योंकि हमने तो विषय 3 प्रकार की पढ़ा। तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है, तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से सवाल आएगा आपके। बिल्कुल आपको हिंदी, जहाँ पर हिंदी जरूरत है वहाँ हिंदी लिखी जाएगी, मिलेगा आपको पीडीएफ के अंदर, वीडियो के अंदर। जहाँ पर इंग्लिश की जरूरत है वहाँ पर इंग्लिश भी आपको मिलेगी। ऐसा वीडियो लाइब्रेरी साइंस में आपको देने वाला नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ, अभी तो आपका पहला टॉपिक है, अभी इस यूनिट में 6 टॉपिक है। इस तरीके से एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और हर टॉपिक का मेरे पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बिल्कुल, आगे देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि वह विषय जो किसी एक ज्ञान का संग्रह रखते हैं, ध्यान दीजिए, एक ही ज्ञान का संग्रह रखते हैं परंतु उसमें किसी दूसरे विषय का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान, मैंने बताया था। क्या कह रहा है, जिस विषय में एक ही ज्ञान का संग्रह रखा जाता है जिस पर दूसरे विषय का प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो किसी विषय का प्रभाव पड़ता ना किसी आइसोलेट का प्रभाव पड़ता, केवल एक ही विषय, जिस विषय में एक ही ज्ञान का संग्रह रहता है। तो इसमें कौन सा होगा, कंपाउंड होगा नहीं, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है भाई, बेसिक के साथ हमेशा आइसोलेट आता है। ठीक है, ये होगा नहीं। फिर कॉम्प्लेक्स में होगा नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में बेसिक सब्जेक्ट के साथ हमेशा बेसिक सब्जेक्ट रहता है। वो कह रहा है कि दूसरे विषय का प्रभाव नहीं होना चाहिए, इसमें तो है, इसमें है नहीं, तो ये भी है नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बेसिक सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना।
जिस विषय में एक ही ज्ञान का संग्रह होता है वो हमेशा बेसिक होता है, कंपाउंड ये नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने योग्य है। तीसरा सवाल, वह विषय जो किसी मौलिक विषय का मतलब होता है बेसिक सब्जेक्ट में एक एकल के प्रभाव से उत्पन्न होता है। ये क्या कह रहा है, बेसिक सब्जेक्ट, ये रहा बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है। उसके साथ क्या आता है, आइसोलेट। तो मैंने अभी बताया था कि जिसमें बेसिक सब्जेक्ट के साथ आइसोलेट आता है, अर्थात मूलभूत विषय के साथ जब एकल आता है या फिर दो या दो से अधिक मौलिक विषय में एकल से मिलकर उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है, ठीक है ना। दो विषय के साथ एक एकल आ सकता है या एक विषय के साथ दो एकल आ सकता है, मतलब बेसिक सब्जेक्ट के साथ एकल जरूर आएगा, तो वो उस विषय को क्या कहा जाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है भाई, कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। थ्योरी में आपको समझ में आ गया, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ही आपके परीक्षा में सवाल बनेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इसलिए बता रहा हूं कि मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, मैंने बहुत सारे लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम दिए हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये सवाल सिर्फ ये क्वेश्चंस मैंने अपने मन से बनाए हैं, बिल्कुल हाथों से बनाए हैं, और आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वह विषय जिसमें दो या दो से अधिक मौलिक विषय मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, मौलिक विषय, बेसिक सब्जेक्ट प्लस बेसिक सब्जेक्ट बराबर न्यू सब्जेक्ट। ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक मौलिक विषय, मतलब बेसिक सब्जेक्ट के साथ बेसिक सब्जेक्ट मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं, उस विषय को हम क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स हो गया, एस्ट्रोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। तो बेसिक के साथ बेसिक, ठीक है ना, और मूलभूत विषय के साथ और कोई मूलभूत विषय आकर नए विषय का निर्माण करता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। और बेसिक में केवल एक ही ज्ञान का संग्रह होता है, और इसमें क्या होता है, बेसिक के साथ हमेशा क्या होगा, आइसोलेट होगा। आइसोलेट को हिंदी में कहते हैं एकल होता है। समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी किस विषय के अंतर्गत आता है, तो बायोलॉजी क्या है भाई, ये एक ही विषय है, तो बेसिक सब्जेक्ट के अंदर आता है। सिंपल सा सवाल है आपके ये, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर ऑफ राइस किस विषय के अंतर्गत आता है, तो ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर तो क्या हो गया, बेसिक सब्जेक्ट हो गया, और राइस क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, ठीक है ना। तो बेसिक प्लस आइसोलेट किस में आता है भाई, ये आपके कंपाउंड में आता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। तो आपका ये यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट ये यहाँ पर पूरा होता है। तो मैंने ये एग्जाम्पल आपको बता दी हैं, ये भी 4-5 एग्जाम्पल बता दी, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो हैं लिखे गए हैं, बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पहले यूनिट के अंदर आपको 6 सब्जेक्ट है जो हम एक एक पढ़ेंगे। पहले यूनिट के अंदर कम से कम 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। कितने बनेंगे, 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, और 250 में से आपके परीक्षा में कितने आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिल्कुल पहली यूनिट में से जो 6 सब्जेक्ट है, 6 टॉपिक है, उसमें से करीबन पहली यूनिट से 250 क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव, और मैंने बना दिए आपको, हर टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। और भी इनमें से अभी तो 4-5 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराए, इस टॉपिक में से कम 20 से 25 के 30 सवाल में बना सकता हूं, इसमें बनाया है मैंने। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको लाइब्रेरी साइंस जो है याद रहने वाली है, ठीक है। तो जो भी आप में से इस पीडीएफ को आप जो है इस वीडियो की पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, तो मेरा जो है फ़ोन नंबर है, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान रखना 86 195 77 803, इस पर आप ज़रूर हाय हेलो कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाएगा आपके पीडीएफ से, तो आपको पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और भी आप लाइब्रेरी साइंस के बारे में और भी स्टडी मटेरियल
लेना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें क्वालिटी वीडियो, क्वालिटी PDF, क्वालिटी टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, बिल्कुल एक तो PDF है ही है। इसके अलावा जो मैं ऑफलाइन बैचेस पढ़ा रहा हूँ जहाँ कहीं भी जोधपुर के अंदर, जो मैंने खुद ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, जो बच्चों ने ऑफलाइन बनाए हैं, वो भी PDF जो है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप जो है डाउनलोड करना है। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट लगता है कि सर ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, तो आप जरूर मेरे साथ जो है व्हाट्सएप नंबर पर जो है चर्चा कीजिए। मैं जरूर, और भी कोई होगा इसके अंदर अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।